भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें हम आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? देखिए, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। खबरों में आज भी महाकुंभ है, क्योंकि दूसरी भगदड़ पर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। उधर एक शंकराचार्य हैं जिन्होंने दावा किया कि मौनी अमावस्या पर और भी भगदड़ हुई। बयानबाजियां चल रही हैं। इन सब के बीच भगदड़ को लेकर जांच भी शुरू हो गई है। खोया पाया विभागों के बाहर लंबी कतार भी लगी है। महाकुंभ पर आज भी विस्तार से बात करेंगे। बात उन गैर जिम्मेदाराना बयानों पर भी करेंगे जो संत समाज या राजनीतिक समाज से आ रहे हैं। बात देश की आर्थिक सेहत पर भी होगी, क्योंकि आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ जिसमें जीडीपी के अनुमान बताए गए, जीएसटी के अनुमान बताए गए, और हम सब जानते ही हैं कि कल यानी 1 फरवरी को देश का बजट भी सबके सामने आने वाला है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उस पर हुई टिप्पणियों पर भी विवाद हुआ, इसका जिक्र करेंगे। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और अमोनिया कितना है पानी में, साजिश है कि लापरवाही है कि राजनीतिक बयानबाजी है, इसका भी रुख करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne-K, itel, CR Arms। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne-K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। महाकुंभ की दूसरी भगदड़ पर मेला प्रशासन का अजीबोगरीब डिफेंस हमारे सामने है। झूसी में जो हुआ उस पर क्या कहें, कैसे स्वीकारें, इस पर रुख साफ नहीं। लेकिन प्रयागराज के जिम्मेदारों ने कुछ तो कहा, जबकि लखनऊ में जिम्मेदार इस दूसरी भगदड़ पर अब तक चुप्पी साधे हैं। सरकार योगी आदित्यनाथ की अब तक खामोश है। जांच हो तो रही है, पर सिर्फ पहली भगदड़ की। दूसरी भगदड़ को ना तो स्वीकार किया गया, ना अब तक हताहत अगर कोई है तो उनकी संख्या बताई गई, ना घायलों की, ना मुआवजे का ऐलान। उधर अस्पतालों से लेकर खोया पाया केंद्र तक, जैसा मैंने आपसे कहा, परिजनों को खोजते हुए लोग भटक रहे हैं। इन सब के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। जैसा पहले जिक्र किया, कल के शो में जिक्र किया, हमारे साथी मोहन कनौजिया और अभिनव पांडे की रिपोर्ट्स में जिक्र हुआ। महाकुंभ में 29 जनवरी को मची दूसरी भगदड़, जिसको लल्लन टॉप ने ब्रेक किया था, उससे जुड़े ये 2 बयान सुनिए। सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने में अपनी फोर्स लगाई है, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें हम आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। देखिए, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जांच कराएंगे और जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस जो है वो ली जाएंगे। पहला वीडियो 29 जनवरी की सुबह का है, जब झूसी में भगदड़ जैसे हालात थे। जगह वही हल्दीराम स्टोर, जहां कई लोग शरण ले रहे थे, व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मियों में से एक इस महिला ने ये वीडियो बनाया। उच्च अधिकारियों से अपील की जल्द से जल्द और भी फोर्स भेजी जाए, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। दूसरा वीडियो 30 जनवरी की रात का है, जब लल्लन टॉप ने झूसी भगदड़ पर मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण से बात की। उन्होंने कहा पुलिस को झूसी की घटना के बारे में पता ही नहीं चल पाया था। सुनकर अचरज लगता है। महकमे की एक महिला पुलिसकर्मी हजारों लोगों की भीड़ के बीच से स्थिति बताते हुए वीडियो बना रही है, लेकिन आला अधिकारियों तक खबर नहीं पहुंच रही। अचरज कि उनका वीडियो ना तो डीआईजी वैभव कृष्ण तक पहुंचा, न मेला क्षेत्र के डीएम विजय करण आनंद तक, और न ही मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी तक। वीडियो ना सही, लेकिन क्या भगदड़ की जानकारी भी उन तक नहीं पहुंची? तब भी जब पूरा मेला क्षेत्र हजारों सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है, एआई की मदद से क्राउड मैनेजमेंट के दावे किए जा रहे हैं, और अगर पुलिस प्रशासन को झूसी वाली घटना की जानकारी नहीं थी तो वहां से चप्पलों कपड़ों का अंबार कौन हटवा रहा था? लगातार उठते तमाम सवालों का जवाब देने के लिए वैभव कृष्ण को सामने भेजा गया और उन्होंने ये कहा। जो लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि संगम में इधर भगदड़ मची और प्रशासन यहाँ पे इन्वॉल्व था और वहाँ नहीं पहुँच पाया। प्रशासन ये आरोप लगाया और वहाँ पे कैजुअलिटी होने के दावे किए गए। ऐसा नहीं है, प्रशासन सब जगह पहुँचा, पुलिस सब जगह पहुँची, हमारी चप्पे चप्पे पे पुलिस है। ये कहना इट इज़ नॉट फेयर टू से कि हम कहीं पे नहीं पहुँचे, ऐसा नहीं है।
इंडिविजुअली अगर किसी के साथ कहीं कोई ऐसी बात हुई और सर इंडिविजुअल नहीं, वो सुबह के 5 बजे के करीब 6 बजे करीब वहाँ पे बजे हुई हो, कितने भी बजे हुई हो, हम लोग तो 48 घंटे हमारे जवानों ने ड्यूटी दी है, तो उसमें 5 बजे 4 बजे का प्रश्न नहीं है। दूसरी भगदड़ पर प्रशासन की ओर से एक चलता हो खराब डिफेंस वाला बयान, लेकिन सरकार की ओर से जवाब आना अभी भी बाकी है। अब उनकी बात जिनके प्रति इन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। प्रयागराज के सबसे बड़े जिला अस्पताल स्वरूप रानी अस्पताल में ललन टॉप के रिपोर्टर अभिनव और मोहन पहुंचे। लोगों ने बताया 48 घंटे से अपने लापता परिजनों को ढूंढ रहे हैं। कहा कि अस्पताल में घायलों की जो लिस्ट लगी है उसमें नाम नहीं है। आखिरी अपडेट ये मिला कि पिताजी रास्ता भटक गए और झूसी की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर आपकी रिपोर्ट देखी कि एक भगदड़ झूसी में भी हुई है। तब से जी घबरा रहा है। कौन खोया आपका? मेरे पिताजी मिले नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। आखिरी बार हाँ, उनसे बात नहीं हुआ है, ये फोन वाले से हमको बात हुआ है 5:04 और 5:00 तो ये इन्होंने क्या बताया, कहाँ पे बात करवाई थी? सेक्टर 17 बोले कि फिर वो गए कहाँ, तो रास्ता पूछ रहे थे बाहर जाने का कि हम झूसी की तरफ का रास्ता बता दिए हैं। तब तक आज हम गाड़ी में, मतलब आज से सर बेचैनी ज़्यादा बढ़ा जब से हम आपका न्यूज़ देखे हैं कि एक जगह नहीं और जगह भगदड़ हुआ है, उससे थोड़ा ज़्यादा अंदर से घबराहट मतलब ये हो रहा है कि देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खोया पाया केंद्र में भी कई लोग 48 से 50 घंटों से परेशान होकर पस्त पड़े हैं। ये लोग अपनों से बिछड़ गए हैं और लगातार इस इंतजार में है कि कोई केंद्र तक आकर इनसे मिले या सूचना मिले। एक दिन में कितने केसेस आ रहे हैं, कुछ अंदाजा है? अंदाजा 2-3 हज़ार समथिंग 2 से 3 हज़ार तक आ जाते हैं। 2-3 हज़ार हर दिन केस आ रहे हैं? आ रहे हैं, मिल भी बहुत रहे हैं। कुछ लोग जो रह गए, जैसे ये बस से आई हैं यहाँ पर बिछड़ गई हैं, तो बस इनकी जा चुकी है तो इनको दिक्कत है, नहीं तो जो लोग यहाँ पर गुम हो गए हैं वो सारे लोग मिल जाते हैं। इस बीच मेला क्षेत्र में अरुण कुमार जैसे पुलिसकर्मी भी हैं जो भटके या पिछले लोगों से उनके गांव का नाम पूछ रहे, गूगल पर सर्च करके उनके गांव के नज़दीकी पुलिस थाने का नंबर निकाल रहे और उनको कनेक्ट करा रहे हैं। यही चाहता हूँ कि हाँ जितने लोग आएँ अपने परिवार से ज़रूर मिलें। तो उसमें हम सबसे पहले अगर प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आती है, सर जैसे चेन्नई के लोग आते तो उनकी भाषा भी नहीं समझ में आती, तो एक हमारे मोबाइल में एक ऐप है भाषणी, तो उनका हम बुलवाते हैं कि आप इसमें बोलो, तो वो बोलते हैं, वो हिंदी ट्रांसलेट करके हमें बताता है। लेते कि अपने थाने का नाम बताओ, तो अपने थाने का जैसे नाम बताते हैं तो वैसे सर उनके थाने पे कांटेक्ट कर लेते हैं गूगल के द्वारा। वहाँ से जो भी फ़ोन उठा लेते हैं तो उनसे बोलते हैं कि आपके थाना क्षेत्र के एक लोग हैं, ये गाँव बता रहे हैं, आप वहाँ से संपर्क कर लेते, तो वहाँ से अपना आदमी भेजते हैं वो लोग। घटना के 48 घंटे बाद भी पीड़ित, चश्मदीद, श्रद्धालु, पत्रकार और इस लोकतंत्र की अन्य इकाइयाँ इंतजार कर रही हैं कि सरकार माने तो सही कि और भी जगहों पर भगदड़ हुई और आग का पानी बचा हो तो हताहतों की संख्या भी बताए, जवाबदेही सुनिश्चित करे, पारदर्शिता रखे और लापरवाही जिनसे हुई है उनकी पहचान को उजागर करे। दूसरी तरफ भगदड़ की जांच के लिए रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व वाली 3 सदस्यों की जांच टीम मेला क्षेत्र पहुंची। राज्य सरकार ने भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया था। ये जांच उसी का हिस्सा है। आयोग 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। प्रयागराज पहुंची जांच टीम में कौन कौन शामिल है, संक्षेप में बताते हैं। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार 1998 बैच के HJS यानी हायर जुडिशियल सर्विस के, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मार्च 2020 में रिटायर हुए। पूर्व IAS DK सिंह 2005 बैच के IAS, जुलाई 2022 में चित्रकूट के मंडल आयुक्त पद से रिटायर हुए। पूर्व IPS VK गुप्ता 1982 बैच के IPS, दिसंबर 2016 में DG होमगार्ड के पद से रिटायर हुए थे। इनके अलावा 3 फरवरी को होने वाले अगले अमृत स्नान की तैयारी के लिए भी कई पुलिस अफसरों को महाकुंभ भेजा गया है। इसमें 4 IPS, 3 एडिशनल SP रैंक के अधिकारी यानी कुल 7 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई। याचिका में भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने का आदेश भी जारी करने की मांग है। ये तो हुई जांच संबंधी सभी बातें। अब प्रतिक्रियाएं। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र से पहले दिए संबोधन में महाकुंभ की घटना पर दुख जताया। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। जब सदन शुरू हो गया तो जाहिर है कि प्रतिक्रियाएं और भी आईं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हादसों की सच्चाई और आंकड़े छिपाना अपराध है। सरकार हजारों करोड़ रुपए प्रचार और दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहा रही है, लेकिन पीड़ितों पर कुछ करोड़ खर्च करने से पीछे हट रही है। लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। कुंभ पर और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनिए, खासतौर पर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, जो कह रहे हैं महाकुंभ की भगदड़ में जिनकी जान गई उन्हें मोक्ष मिला है। उनका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। महाकुंभ से जुड़े और भी अपडेट्स हैं इन असंवेदनशील और संवेदनशील बयानों के बीच। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया। साथ ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से भी आचार्य महामंडलेश्वर का पद छीन लिया गया। लक्ष्मी नारायण ने ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने 31 जनवरी को दोनों के खिलाफ ये एक्शन लिया। इस पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का दावा, अजय दास को तो पहले ही अखाड़े से निकाला जा चुका है, इस नाते वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप जानते ही हैं, ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से कई संत नाराजगी जता चुके हैं। उनके मुताबिक ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए बरसों के आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की जरूरत है। फिर कैसे ममता को एक ही दिन में महामंडलेश्वर चुन लिया गया? और इस पर ममता कुलकर्णी का कहना, वो लंबे वक्त से आध्यात्मिक जीवन जी रही थी और इसके आधार पर ही अब महामंडलेश्वर बनी थी। अगला अपडेट, 1 फरवरी को 73 देशों के 116 डेलीगेट्स महाकुंभ आएंगे। अरेल घाट में इनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद संगम में डुबकी लगाएंगे। 2019 के अर्धकुंभ में भी 73 देशों के राजदूतों को बुलाया गया था। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे भंडारे में राख डालते एक पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया था। इन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। हम कई बार सोचते हैं, अगर ये खबरें वीडियो पे डॉक्यूमेंट ना हो, कभी पत्रकारों के कैमरे पर, कभी श्रद्धालुओं के, तो इस तरह की कितनी ही कार्रवाइयां हैं जो इंतजार में रह जाएं। कुंभ से आज की खबरें यहीं तक। अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले सुर्खी, ये भी कुंभ से ही जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 31 जनवरी को बड़ा हादसा हुआ। यहां से लगे वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे हैं। ये सभी लोग पिकअप ट्रॉली पर बैठकर महाकुंभ से लौट रहे थे। रास्ते में ट्रॉली अचानक से पिकअप से टूट गई और इस पर बैठे करीब 24 लोग सड़क पर गिर गए। पीछे एक डंपर आ रहा था जो उनमें से कई को कुचलते हुए निकल गया। 6 की मौके पर मौत, 15 लोग गंभीर घायल, पास के अस्पताल में इलाज। अगली सुर्खी संसद से, 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में हमने अभी बड़ी खबर में आपको बताया ही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात, क्या कहा, 3 खास बातें जानिए। पहली, पिछले 10 साल में यह पहला संसद सत्र है जिसमें विदेशी धरती से कोई षड्यंत्र नहीं किया गया। हर संसद सत्र से पहले विदेश से कोई न कोई विवाद खड़ा किया जाता है जिससे हमारे देश में हवा दी जाती है। दूसरी बात, सभी धर्मों की महिलाओं को बराबर हक और सम्मान मिलना चाहिए और इस दिशा में सरकार के निर्णय बजट सत्र में देखने को मिलेंगे। और तीसरी बात, इस बजट में मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए सरकार के कदम सामने आएंगे। पीएम की कही ये तीसरी बात इस नाते अहम जान पड़ती है क्योंकि बजट से पहले इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या इस बार इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। सदन के पहले ही दिन एक विवाद भी खड़ा हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद परिसर में पत्रकारों ने सोनिया गांधी से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, पुअर लेडी, आखिर तक आते आते राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बमुश्किल बोल पा रही थी।
false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. भाजपा ने तुरंत इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने इसे राष्ट्रपति पद का अपमान बताया। इस मामले पर दोनों पक्षों से आई प्रतिक्रियाएं सुनिए। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें बिना नाम लिए सोनिया के बयान को सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया। बयान में यह भी लिखा गया कि राष्ट्रपति भवन ये स्पष्ट करना चाहता है कि कोई इस बयान में सच्चाई नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी पल थकी नहीं थी, बल्कि वो ये मानती हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना कभी भी थकाने वाला नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर प्रतिक्रियाओं के बाद अब बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की बात। उन्होंने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश किया। 3 खास बातें जानिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 90% विदेशी कर्ज को कवर करने और 10 महीने से अधिक के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। और 2024-25 के लिए जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़कर 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। सर्वे में और क्या हुआ ये समझने के लिए आप हमारा रोजाना का आर्थिक मसलों का कार्यक्रम खर्चा पानी जरूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली सुर्खी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। इसके 5 विधायकों ने एक साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। नाम, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरौलिया, जनकपुरी से राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर से मदन लाल, पालम से भावना गौड़ और महरौली से विधायक नरेश यादव। इन सभी को इस बार टिकट नहीं मिला था। केजरीवाल के नाम लिखे लेटर में इन्होंने कहा, मेरा आपसे और पार्टी से भरोसा उठ गया है। इस घटनाक्रम पर और क्या अपडेट्स हैं जानने के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले विधायकों में 2 नाम और जुड़ गए हैं। ये विधायक हैं, पहला नाम आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा और दूसरा नाम बिजवासन से विधायक भूपेंद्र सिंह जून। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के एक और विधायक ऋतुराज झा ने दावा करा कि संपर्क तो मुझसे भी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, लेकिन मैंने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे इतर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा है कि अभी विधायकों के इस्तीफे की, उनकी पार्टी सदस्यता छोड़ने की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। जानकारी आएगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से जुड़ा अगला अपडेट, यमुना के पानी को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से यमुना में जहर को लेकर 5 सवाल पूछे थे। जवाब देने के लिए 31 जनवरी की सुबह केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। साथ में दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद थे। केजरीवाल ने आयोग के सामने क्या कहा, इसकी जानकारी बाद में पार्टी सांसद संजय सिंह ने दी। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। इस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पूछा, केजरीवाल ने क्या नकल करके आईआईटी पास कर ली। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने भी कहा, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों पर आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। इन्होंने कहा कि मैंने जहर नहीं कहा था, मैंने अमोनिया कहा था। अमोनिया जहर थोड़ी है, अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। क्या मतलब इतना बड़ा मुख्यमंत्री, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने आईआईटी में पढ़ा क्या था। इंजीनियर होके ऐसी बातें कर रहा है जो 5वीं 6ठी क्लास का केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं करेगा। जिसने 7वीं 8वीं में केमिस्ट्री पढ़ ली होगी वो, तुमने किया क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। इधर उधर देख दुख के पास हो गए थे क्या। झूठ 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 बार बार
अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और जब खुद झूठे साबित हो जाते हैं तब माफी मांगते हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों पर मनगढ़ंत आरोप लगाना, देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। बाद में केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा अब अमोनिया का लेवल 7 ppm से घटकर 2.1 ppm हो गया। इससे साफ है कि पहले साजिश हुई थी। अब खुद ही सोचिए, इसका मतलब साजिश थी, हमने संघर्ष किया। तो दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फ़िलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। एक और अपडेट, दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसवाज ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आज ब्यौरा दिया। बताया मतगणना के लिए स्पेशल प्लानिंग की गई है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली के 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ये हुई देश की प्रमुख खबरें। दुनिया भर की खबरों को जानने के लिए देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन दुनियादारी। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पगा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।